नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा हज 2024 की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है, कर्नाटका भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कहा। बीजेपी कार्यकर्ता को चाकू मारने की घटना में एमएलसी सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीओके हमारा है, सारा का सारा है, हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा। मोदी ने उनके लिए क्या किया, अमित शाह ने कहा। डीएमके सांसद संतोष कुमार ने गोमूत्र वाले बयान पर जताया खेद, संसद में मांगी माफी। अब समाचार विस्तार से। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2024 के एप्लीकेशन 4 दिसंबर 2023 को ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। इसके मद्देनजर बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने आज शहर के चौबारा के समीप स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद परिसर में रहे अंजुमन के कार्यालय में अंजुमन के अध्यक्ष अलहज सैयद सागिर अहमद के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन कर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की प्रक्रिया शुरू की। कार्यक्रम में एप्लीकेशंस भरने के लिए रहे जरूरी दस्तावेज आदि के बारे में अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर अहमद कादरी ने विस्तार से बताया। पिछले 25 वर्षों से अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा बीदर जिले के आजमीन के लिए निशुल्क सेवा प्रदान करती आई है। यह अंजुमन का 25वां वर्ष है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीदर वक्फ सलाह समिति के पूर्व अध्यक्ष फहीम सेरिकर और डॉक्टर जिया उल इस्लाम रहे। इस मौके पर अंजुमन के उपाध्यक्ष अयाज उल हक, सदस्य डॉक्टर मुजाहिद मसूद, सैयद नसीर कादरी, मोहम्मद वाजिद, सैयद आसिफ हुसैन, मोहम्मद अब्दुल सत्तर, मोहम्मद शाहनवाज सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देता हूँ और मैं आप लोगों को ये कहना जरूरी समझता हूँ कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से कम 5 ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 तरबियती कैंप होते हैं कि आपको यहाँ से निकलने से लेकर पहुँचने तक, पहुँचने के बाद मनासिक हज की पूरी अदायगी, उसके बाद वापसी का सिलसिला, ये तमाम चीज़ों को आपको ऐसा दिमाग में बिठा दिया जाता है कि यहाँ से जो लोग हज को जाते हैं उनका तासुर ये है कि हमको ऐसा लगा जाने के बाद कि हम ये सब पहले से जानते हैं, हमारे लिए कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई वहाँ पर। तो इस तरह ये तरबियती कैंपों में आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी होती है और इसके लिए का ऐलान 4 तारीख को हुआ कि हज दरख्वास्त फॉर्म इस साल के भरे जा सकते हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि 29 नवंबर को एक ऐलान हुआ था कि हज 2023 का जो गाइडलाइंस है उन्हीं गाइडलाइंस पर हज 2024 भी होगा, किसी भी किस्म की कोई रद्द-ओ-बदल नहीं होगी। उसके बाद अब 4 तारीख से दरख्वास्त फार्मों की इजराई अमल में आई है, लेकिन सिर्फ सर्कुलर जारी हुआ, हज कमेटी का वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था कि कोई अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सके। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी 4 तारीख से दरख्वास्तें दाखिल होना शुरू नहीं हुई। कल वेबसाइट ओपन हुआ और हमने अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने मीटिंग कर ये डिसाइड किया कि आज से ये दरख्वास्त फॉर्म का अदखाल का सिलसिला यहाँ ज़िला बीदर में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज आज से 25 साल पहले सन 1999 में हाजियों की खिदमत और जो स्कैनिंग के ज़रिए अपलोड करके पूरा मुकम्मल दरख्वास्त जब भेज दी जाती है तो फिर उनको वहाँ पर कोई काम नहीं रहता, इन दरख्वास्तों को सीधा ड्रा के लिए भेज दिया जाता है। तो इसलिए गुज़िश्ता 3-4 सालों से सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा रही हैं। ऑफलाइन फॉर्म का जो है ना कोई तस्वुर भी आज की तारीख़ में बाकी नहीं है। तो अंजुमन खादिमुल हुज्जाज बिल्कुल यकसुई के साथ आप तमाम हजरात के दरख्वास्तों को ऑनलाइन फिलअप करके बिल्कुल ऑनलाइन जो है ना भेजने का जो है ना इंतज़ाम करती आ रही है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं एक बार आप लोग गौर से सुन लीजिए
अगर आप हजरात लाए हैं तो यहाँ जमा करा सकते हैं, अगर नहीं लाए हैं तो फिर गौर से सुन लीजिए। ये सारी असनादात आपको लेकर आना है। सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर कोई दरख्वास्त दाखिल ही नहीं की जा सकती। बहुत से अफराद फ़ोन कर पूछते हैं कि हमारा पासपोर्ट पुलिस इंक्वायरी हो गई है या जो है ना अनकरीब आने वाला है, और अभी जो है ना मैसेज आया है, पासपोर्ट नंबर मालूम हो गया है, हम दाखिल कर सकते हैं। नहीं दाखिल कर सकते जब तक के जो है ना ओरिजिनल वो कौन सा है आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ लिखा देना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम है तो लेबोरेटरी जाकर ब्लड ग्रुप का एक सैंपल देकर सर्टिफिकेट हासिल कर लें और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट ला लें। साथ में आपको जो यहाँ पर पूछा जाएगा, आपसे नॉमिनी का नाम पूछा जाएगा। आप तो जा रहे हैं, आपके यहाँ रहने वाले, आपके घर के तमाम अफराद भी अगर जा रहे हैं, जो भी यहाँ रहने वाले जो भी रहेंगे, उन लोगों का किसी का नाम आपको नॉमिनी के तौर पर यहाँ पर देना पड़ेगा। तो नॉमिनी का नाम होना, नॉमिनी का फ़ोन नंबर जो यहाँ रह रहे हैं उनका देना, और जो जा रहे हैं उनका भी फ़ोन नंबर, ऐसा फ़ोन नंबर लिखा है जो फ़ोन नंबर आपका पूरा जाने तक, बल्कि जाने के बाद भी बंद ना हो। और जो नंबर देंगे उसको ऑफ मत रखिए, क्योंकि सारी मालूमात, चाहे वो स्टेट हज कमेटी की हो, चाहे सेंट्रल हज कमेटी की हो, चाहे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की हो, सारी मालूमात आपको उसी नंबर पर मिलेंगी। इसलिए वो नंबर बंद नहीं रखना है, ऐसा नंबर ही आप जो है ना यहाँ पर लिखाना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाएंगी दरख्वास्त फॉर्म में, वो ये सारी चीज़ें जब आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें आपको दरकार रहेंगी। सिलेक्शन होने के बाद आप हमसे टच में रहते हैं, उस वक़्त आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस वक़्त आपको बोलेंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट आप देना है, वो स्कैनिंग करने के बाद पासपोर्ट आपको वापस कर दिया जाएगा। आप अपने पास रख लें, पासपोर्ट की हिफाजत करें, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको पहली किस्त भरना रहेगा, उस मौके पर आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी अपनी पहली किस्त के साथ जमा कराना पड़ेगा। उस वक्त आप जो है ना अपना पासपोर्ट लेकर आना है, तब तक आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा। बहुत कम टाइम दिया गया है। अगर इसके दौरान दरखास्तें जितनी दरकार कोटा है उतनी आ जाती हैं तो फिर डेट बढ़ाई नहीं जाती। अलबत्ता दरखास्तें अगर कोटे से कम आती हैं तो शायद हज कमेटी ऑफ इंडिया, शायद बोल रहा हूँ मैं, बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी वो हज कमेटी जानती है। लेकिन लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म टू द हज पिलग्रिम्स इज़ द 20th December 2023। लेकिन ये हज 2024 का है, ये हज 2024 का है, लेकिन दिसंबर 20 2023 लास्ट डेट है एप्लीकेशन देने की। इसलिए बहुत आप कोशिश कीजिए कि सारे लोग वक्त के अंदर अपनी एप्लीकेशनें दाखिल कर दें। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि दिन रात आपके एप्लीकेशन भरते हुए सारे लोगों के एप्लीकेशन बिल्कुल वक्त के अंदर भरे जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की निंदा करते हुए सेना कार्यकर्ताओं ने बीदर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में बदमाशों द्वारा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या की निंदा करते हुए सेना कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। वे शिवाजी सर्किल से नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री को लिखी याचिका जिला कलेक्टर कार्यालय अधिकारी को सौंपी। सुखदेव सिंह ने अपना जीवन देश और समाज की समृद्धि के लिए समर्पित कर दिया। उनकी हत्या निंदनीय है। हत्या का मामला तुरंत एनआईए को सौंपा जाए। उन्होंने मांग की कि हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुखदेव सिंह की हत्या की हर तरफ निंदा हो रही है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की बीदर जिला इकाई के अध्यक्ष वीरू सिंह ठाकुर ने कहा कि समुदाय ने दुकानें बंद कर बीदर में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। राजस्थानी वैष्णव समाज अध्यक्ष भंवर सिंह, प्रमुख ईश्वर सिंह ठाकुर, जगमोहन राजपूत, नरसिंह ठाकुर, मुकेश सिंह ठाकुर, बालाजी सिंह ठाकुर, हरीश सिंह, सुरेंद्र सिंह,
रतन सिंह सांकला, वीरमा सुतार, ओम सिंह राजपूत आदि ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया की यह टिप्पणी की वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय संसाधनों में हिस्सा मिले। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। वह हुबली में अल्पसंख्यक नेताओं के सम्मेलन में सीएम की टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। बैठक में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसे हर साल बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। बोम्मई ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक निगम जैसे विभाग हैं जिन्हें कई कार्यक्रमों के माध्यम से धन मिलता रहा है। उन्होंने कहा SC, ST, TSC और SCP के लिए आरक्षित धनराशि को गारंटी में लगा दिया गया है और उन 2 उत्पीड़ित समुदायों के साथ अन्याय किया गया है। बेलगावी में भाजपा नेता पृथ्वी सिंह की कथित तौर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के भाई MLC चन्नाराज हत्तीहोली के सहयोगियों द्वारा चाकू मारने की घटना में मंगलवार को उस समय मोड़ आ गया जब बेलगावी पुलिस ने MLC और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पृथ्वी पूर्व मंत्री और गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली के करीबी सहयोगी हैं। सोमवार को चाकू लगने के बाद पृथ्वी को बेलगावी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र और पार्टी के अन्य सदस्य घटना की जांच और हट्टीहोली और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल पहुंचे। बेलगावी में APMC पुलिस ने पृथ्वी के बेटे जसवीर की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की। शिकायत के अनुसार बेलगाव के जयनगर में पृथ्वी के घर को 2018 विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान हत्तीहोली को पट्टे पर दिया गया था, लेकिन उन्होंने पट्टा समझौते का पालन नहीं किया। भाजपा में शामिल होने के बाद मुझे पार्टी में राज्य SC मोर्चा के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। तब से लक्ष्मी हेबालकर और मेरे बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मेरे बीजेपी में शामिल होने के बाद मुझे धमकी भरे कॉल आए थे। मैंने 16 फरवरी 2021 को पुलिस आयुक्त को एक शिकायत सौंपी थी। MLC चन्नाराज हत्तीहोली ने 4 दिसंबर को मौखिक रूप से मेरा अपमान किया था। इसके अलावा उसके सहयोगी सद्दाम ने सोमवार को हमला किया, मेरे हाथ पर चाकू मार दिया। शिकायत में कहा गया कि इसी बीच CCTV कैमरे की फुटेज में पृथ्वी के घर के पास खड़ी मिली कार को पुलिस ने बरामद किया है। गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने बेलगावी में कहा कि पुलिस पृथ्वी को चाकू मारने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए मामले की जांच कर रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता R. अशोक ने कहा कि हाल के दिनों में कर्नाटक में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा में बुधवार को जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों पर चर्चा की और विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ये तक कह दिया कि कश्मीर में दोबारा ऐसी घटना हुई तो उसे सरकार रोकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर कहा कि मैं यहाँ जो विधेयक लेकर आया हूँ वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान हुआ और जिनकी उपेक्षा की गई। किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम न हो। अधिकार देना और सम्मान पूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए इसका नाम कमजोर और वंचित वर्ग की बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पीओके हमारा है और सारा का सारा है।
उन्होंने ये भी कहा कि हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी ने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 36 थीं, अब 27 हैं और पीओके में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं, क्योंकि पीओके हमारा है। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार गोमूत्र को लेकर अपनी टिप्पणी पर खेद जताते हुए माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि अगर अनजाने में दिए गए मेरे बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंची तो हमें माफ कर दें। मुझे इसका अफसोस है। सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा, कल अनजाने में मेरे द्वारा दिए गए बयान से अगर संसद के सदस्यों और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं वापस लेना चाहता हूं। मैं उन शब्दों को हटाने का अनुरोध करता हूं। मुझे इसका अफसोस है। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने कहा, बयान को पहले ही कार्यवाही से हटा दिया गया है और आपने खेद जता दिया है। मामला खत्म हो गया। इससे पहले सदन में द्रमुक के नेता टीआर बालू ने कहा कि पार्टी सांसद सेंथिल कुमार ने कल जो बयान दिया था वह सही नहीं था और पार्टी नेता तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस बयान को गंभीरता से लिया है और सांसद को चेतावनी भी दी। सेंथिल कुमार ने मंगलवार को सदन में जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए हिंदी भाषी राज्यों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था, हाल में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए मैंने अनुचित तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया था। उस शब्द को इस्तेमाल करने की कोई मंशा नहीं थी और मैं इससे गलत संदेश जाने पर माफी मांगता हूं। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने इन सांसदों और मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। बीजेपी ने कुल 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, जिनमें से 5 सांसद अपना चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के जिन 5 सांसदों ने जीत हासिल की उनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह और राकेश सिंह शामिल हैं। इन 5 सांसदों ने भी अपनी सांसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। फगन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, जिनमें से 4 सांसदों को सफलता मिली, जबकि 3 को हार का स्वाद चखना पड़ा। बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। वहीं भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खिचड़ और देवजी पटेल को हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। संसद भवन के बाहर मीडिया कर्मियों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना तो बड़ी दूर की बात है, नीतीश कुमार तो अब सीएम के लायक भी नहीं रह गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जब पत्रकारों से विपक्षी गठबंधन इंडिया और नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब उस लायक भी नहीं रह गए हैं कि वह मुख्यमंत्री भी बन सके, क्योंकि उन्होंने जो बिहार विधानसभा और परिषद में कहा उससे वह मुख्यमंत्री भी रहने लायक नहीं है। तो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है, उनका अब गुडविल ही नहीं बचा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इस पर काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि नीतीश ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से तू तड़ाक वाले लहजे में बात की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह
गोगामेडी के मर्डर के बाद राजस्थान में राजनीति भी गर्मा गई है। राजसमंद से सांसद और बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दिया कुमारी ने बुधवार को कहा कि सुरक्षा मांगने के बावजूद भी सुखदेव सिंह गोगामेडी को सिक्योरिटी नहीं दी गई। बीजेपी विधायक ने गहलोत सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोगामेडी को सिक्योरिटी नहीं देने कांग्रेस सरकार की बड़ी लापरवाही थी। गोगामेडी की हत्या बेहद दुखद घटना है। दिया कुमारी ने कहा कि अब राज्य में बीजेपी सरकार आई है तो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा और प्रदेश से अपराध खत्म करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। मैं राजस्थान के लोगों से अपील करती हूं कि वे शांति बनाए रखें। बीजेपी विधायक ने कहा कि अशोक गहलोत के ओएसडी ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। सरकार बनने पर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि गहलोत के ओएसडी ने कांग्रेस सरकार पर सचिन पायलट के फोन की टैपिंग करने के आरोप लगाए हैं। बिहार के भोजपुर जिले में बुधवार को एक बैंक में लूट की अजीबोगरीब घटना घटी, जहां पुलिस बैंक के बाहर लुटेरों के सरेंडर के लिए चिल्लाती रही और उससे पहले ही लुटेरे बैंक से 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दरअसल यह मामला आरा में सर्किट हाउस रोड पर एक्सिस बैंक शाखा का है, जहां से लुटेरे बैंक खुलते ही करीब 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे एक्सिस बैंक आरा में 5 अपराधी हथियार के साथ घुसे थे और बैंक कर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद काउंटर पर रखे लगभग 16 लाख रुपए लेकर 4 मिनट के अंदर फरार हो गए। इसी बीच किसी ने फोन से सूचना दी कि अपराधी बैंक के अंदर हैं। इस पर पुलिस ने बैंक को घेरा और अपराधियों को सरेंडर करने की चुनौती दी। हालांकि इस कंफ्यूजन के बीच बदमाश पहले ही फरार हो चुके थे। पुलिस अब लुटेरों को पकड़ने में जुटी है तथा पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इजरायल हमास युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा कमाल किया है। इससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। एक तरफ इजरायली सेना हमास के आतंकियों से लड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने इजरायल और अमेरिका को चौंकाते हुए बड़ा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। युद्ध के बीच ईरान ने अंतरिक्ष में एक ऐसा कैप्सूल छोड़ा है जो जानवरों से भरा हुआ है। इस कैप्सूल में एक दो नहीं बल्कि कई जानवर हैं। ईरान की ओर से अंतरिक्ष में यह कैप्सूल छोड़े जाने के बाद से ही हंगामा मच गया है। ईरान के इस अंतरिक्ष मिशन पर अमेरिका और इजरायल समेत दुनिया के अन्य देशों की बेहद पैनी नजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ईरान ने अंतरिक्ष में युद्ध के बीच इन जानवरों को किस लिए भेजा है। आपको बता दें कि ईरान आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष में बड़े मानव मिशन की तैयारी में है। ईरान ने बुधवार को कहा कि उसने आने वाले वर्षों में मानव मिशन की तैयारी के तहत इस कैप्सूल में जानवरों को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा है ताकि अगले मिशन में मानवों को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने दूरसंचार मंत्री ईसा जारेपुर के हवाले से कहा कि कैप्सूल को कक्षा में 130 किलोमीटर प्रक्षेपित किया गया है। जारेपुर ने कहा कि यह कैप्सूल 500 किलोग्राम वजन का था। इसमें कई प्रकार के कई जानवर हैं। कैप्सूल के प्रक्षेपण का उद्देश्य आने वाले वर्षों में ईरानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कैप्सूल में किस तरह के जानवर थे। ईरान उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण की घोषणा करता रहा। सितंबर में ईरान ने कहा कि उसने आंकड़े एकत्र करने वाला एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। ईरान ने 2013 में कहा कि उसने एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा और उसे सफलतापूर्वक धरती पर वापस भी लेकर आया। उत्तर कोरिया में घटती जन-दर से तानाशाह किम जोंग परेशान हैं। उन्होंने देश भर की माताओं के लिए विशेष आयोजन किया। इसमें उन्होंने कहा कि घटती जन-दर से निपटने में सरकारी प्रयासों में आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए आप सरकार के प्रयासों का समर्थन करें। दरअसल उत्तर कोरिया की प्रजनन दर लगातार गिर रही है। यह हाल के दशकों में अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। उत्तर कोरिया में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसे लेकर तानाशाह किम जोंग खासे परेशान हैं। बच्चे कम पैदा होने की दर को देखते हुए किम जोंग ने राजधानी प्योंगयांग में एक बड़ा आयोजन किया। इसमें उन्होंने माताओं को देश भर से बुलाया। इस दौरान किम जोंग ने माताओं से अपील की कि वे उत्तर कोरिया में घटती जन्मदर को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन दें। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से घर संभालने वाली हर महिला को जूझना है। कार्यक्रम में किम ने कहा, जन्म दर में गिरावट को रोकना और बच्चों की अच्छी देखभाल करना सभी माताओं का कर्तव्य है, जिन्हें हम काम करते समय भी संभालना होगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा हज 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है, कर्नाटका भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कहा। बीजेपी कार्यकर्ता को चाकू मारने की घटना में एमएलसी सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
पीओके हमारा है, सारा का सारा है, हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा। मोदी ने उनके लिए क्या किया, अमित शाह ने कहा। डीएमके सांसद संतोष कुमार ने गोमूत्र वाले बयान पर जताया खेद, संसद में मांगी माफी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।